हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसएन टेक्निकल एजुकेशन। स्टूडेंट, कल मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हमारी डीसी मशीन होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, या फिर हमने बताया था कि हमारी जो डीसी मशीन है उसके कौन कौन से दो प्रकार है, जिसमें मैंने पहले आपको डीसी मोटर के बारे में बताया था, फिर दूसरा डीसी जनरेटर। क्या सभी स्टूडेंट को पता होगा जो हमारी डीसी मोटर होती है वो एक तरह से ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अर्थात कह सकते हैं कि डीसी मोटर हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर भी हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि जो हमारी डीसी मोटर या डीसी जनरेटर होता है लगभग दोनों की कंस्ट्रक्शन समान ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो मशीन की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आपको डीसी मशीन की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं स्टूडेंट कि हमारी जो डीसी मशीन है उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट लगे हैं तथा वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम बात कर रहे हैं कि डीसी मशीन की क्या कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है, अगर मैं साथ में बनाता तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ये डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले बात करें हम ये मशीन का आउटर जो फ्रेम है, सभी बच्चों को पता होगा कि जो मशीन का आउटर फ्रेम होता है ये एक तरह से बाहरी फ्रेम होता है, अर्थात ये मशीन का सबसे मजबूत भाग होता है। सबसे मजबूत यानी ये मशीन का एक तरह से कवर होता है स्टूडेंट। कवर मतलब यह है हमारा, अगर इसके काम के बारे में बात करें अर्थात इसका मेन कार्य क्या होता है, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि योग हमारा एक तरह से प्रोटेक्शन कवर का कार्य करता है। जितनी भी हमारी हैं डीसी मशीन या एसी मशीन वगैरह जितनी भी होती है, जो भी कंडीशन आती है वो उन सब से प्रोटेक्शन के लिए हम योग का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी मशीन के अंदर जितने भी ये पार्ट लगे हुए हैं, जैसे पोल शू, पोल बॉडी हो गया, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर कंडक्टर हो गया, अगर इसमें बाहरी रूप से कुछ फोर्स या कुछ ऐसा कुछ गिर जाए जिससे ये डैमेज हो सकती है, इसलिए इसका जो मेन पर्पज होता है या मेन कार्य होता है योग का, वो इस मशीन को प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है। दूसरी बात, इस मशीन के अंदर योग का अगर पहला काम के बारे में बात करें तो पहला है प्रोटेक्शन कवर की तरह कार्य करता है। प्रोटेक्शन कवर, ठीक है स्टूडेंट, प्रोटेक्शन कवर यानी इसे प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर दूसरे कार्य के बारे में बात करें कि इसका दूसरा कार्य क्या होता है, तो स्टूडेंट सभी को पता होगा या आपको नहीं भी पता होगा तो हम बताते हैं आपको कि योग का दूसरा कार्य मैग्नेटिक जो पाथ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक कंडक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट, तथा उसका अपोज करने वाला एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने से रोकने के लिए एक रिलेक्टेंस होता है, यानी रिलेक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है इस मशीन के अंदर, या एक ऐसा अनुभव है मशीन के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने से रोकता है। अर्थात अगर हम इसमें योग का यूज़ करते हैं तो ये रिलेक्टेंस को खत्म करने का प्रयास करता है, अर्थात लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। यानी इसका दूसरा कार्य कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। लो रिएक्टेंस पाथ यानी स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिएक्टेंस
पाथ प्रोवाइड कराता है। अर्थात स्टूडेंट ये इस सर्किट के अंदर या इस मशीन के अंदर प्लस को अच्छी तरह से सेटअप करने का कार्य भी कराता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं इसके पोल के बारे में। सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस मशीन के अंदर हमारे जो ये पोल होते हैं, लेकिन पोल से पहले मैं आपको योग के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट कि जो हमारा योग होता है, यानी इस मशीन के अंदर जो योग होता है हमें पता होना चाहिए कि ये योग किस मटेरियल का बना हुआ है या किस धातु से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं योग की। अगर बात करें छोटी मशीन के लिए, तो छोटी मशीन के लिए इसे जनरली कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये अगर छोटी मशीन के बारे में बात करें तो योग को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर दूसरी बात करें जैसे हमारी बड़ी मशीन हो गई, बड़ी डीसी मशीन या बड़ी डीसी जनरेटर या मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो बड़ी मशीन के लिए इसे फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है। फैब्रिकेटेड स्टील। स्टूडेंट, जैसा कि जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे, उन सभी में हमें इन सब से वो काफ़ी क्वेश्चन आता है। जैसे पोल से आ गया, योग से आ गया, कम्यूटेटर से आ गया, आर्मेचर से आ गया, यानी इन सब के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि किस पार्ट का क्या वर्क है तथा कौन सा पार्ट किस तरह से कार्य करता है या कौन कौन से पार्ट किस मटीरियल से बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं योग की। तो योग अगर छोटी मशीन के बारे में बात करें तो छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है तथा बड़ी मशीन के लिए इसे फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो पार्ट है मशीन का उसके बारे में बात करते हैं। जैसे दूसरा पार्ट अगर बात करें पोल की, बात करें स्टूडेंट पोल की, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो हमारे पोल होते हैं या तो वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होंगे या फिर परमानेंट मैग्नेट पोल होंगे। परमानेंट मैग्नेट मतलब ऐसे पोल जिनमें परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटी होगी, यानी वह परमानेंटली हमारे एक तरह से मैग्नेट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसे मैग्नेट जिसे हम सप्लाई देकर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने का कार्य कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पोल के बारे में बात करते हैं। पोल का मेन कार्य, अगर कार्य के बारे में बात करें पोल के, तो पोल का मेन एक्शन या मेन कार्य इस मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराना होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराना। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने से मतलब कि जो हमारी मशीन है, मशीन के अंदर एन पोल से एस पोल तक या एस पोल से एन पोल तक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कराना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पोल्स का मेन मतलब क्या होता है, यानी पोल्स का मेन कार्य क्या होता है स्टूडेंट, यानी पोल को कह सकते हैं कि पोल हमारा मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कराने का कार्य करता है ताकि मशीन के आर्मेचर पर मैग्नेटिक फील्ड पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, बाकी इसका दूसरा पार्ट जो होता है हमारा पोल का, इसका दूसरा पार्ट होता है ये, वैसे इसे तो पोल का आ जाता है ये जो मेन पार्ट है इसका, लेकिन जो इसके नीचे का पार्ट होता है स्टूडेंट, ये नीचे का पार्ट हमारा पोल शू कहलाता है। पोल शू यानी स्टूडेंट मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि पोल का जूता, यानी अपने अंदर पोल को वहन करके रखता है, यानी अपने अंदर पोल को रखता है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं पोल शू की। पोल शू अगर इसके कार्य के बारे में बात करें, पोल शू का कार्य स्टूडेंट सभी को पता होगा कि जो पोल से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड
पोल से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर पोल शू नहीं होगा, अगर यहाँ पर पोल शू नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे तौर पर आर्मेचर पर जाएगा, लेकिन कुछ जगह रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से इसमें हमने पोल का शू यूज किया हुआ है, यानी पोल शू यूज किया हुआ है, जो एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जो इस आर्मेचर के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स फैलाने का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर पोल शू नहीं होता तो यह मैग्नेटिक फील्ड सीधे तौर पर आर्मेचर पर जाता, अच्छी तरीके से फैलकर नहीं जाता, इसलिए हमने इसमें पोल शू का यूज़ किया है। दूसरा कार्य पोल शू का यूज़ करने का मेन कारण ये होता है कि जो हमारी मशीन होती है, ताकि उसमें फ्रिक्शन लॉस या ऐसे कुछ भी लॉस, वो जो मैकेनिकल लॉस होते हैं मशीन के अंदर, वो सब रिड्यूस हो जाए। जैसे इनके बीच में एयर गैप कम कर पोल शू का भी बहुत कार्य है। जैसे अगर पोल शू यहाँ पर नहीं होता तो इनके बीच में एयर गैप होता, जिस वजह से मशीन के अंदर हमारे एयर फ्रिक्शन लॉस हो सकते थे। यानी कह सकते हैं कि पोल शू के भी बहुत कार्य है, जैसे वाइंडिंग को अपने ऊपर समेट कर रखना ताकि वाइंडिंग नीचे ना खिसके। दूसरा कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स को आर्मेचर पर फैलाने का कार्य है। तीसरा कार्य जो होता है वो एयर गैप कम कर फ्रिक्शन लॉस को कम करना या एयर फ्रिक्शन लॉस को कम करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो होता है आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर स्टूडेंट, आर्मेचर यानी मशीन का घूमने वाला पार्ट। अब तक हमने जितने आपको पार्ट बताए स्टूडेंट, जैसे योग हो गया, जैसे योग का मतलब मशीन का बाहरी पार्ट, पोल हो गया यानी पोल कह सकते हैं या पोल बॉडी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट पोल्स हो गया, ये सब हमारे स्टेटर पार्ट है, यानी कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा आर्मेचर के बारे में बात करते हैं। आर्मेचर यानी आर्मेचर मशीन का घूमने वाला भाग होता है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने ये खांचे या स्लॉट बनाए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये क्या है हमारे स्लॉट्स। स्लॉट्स यानी मशीन के आर्मेचर की ये वे स्थान है जहाँ पर हम आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं। ये वाइंडिंग भी कई प्रकार की हो सकती है, जिसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे स्टूडेंट। तो अभी बात करते हैं केवल आर्मेचर की, कि ये हमारी आर्मेचर होती है, जिसके अंदर हम आर्मेचर कंडक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या कुछ भी होता है वो सब इन आर्मेचर कंडक्टर से कट होकर गुजरता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्मेचर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। उसके बाद बात करते हैं हमारे कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर स्टूडेंट, कम्यूटेटर ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है स्टूडेंट हमारा, ये एक तरह से हमारा इस मशीन का कम्यूटेटर है। सभी स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा कि कम्यूटेटर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि कम्यूटेटर किस मटेरियल का बना होता है। आप सभी को शायद ना पता हो, लेकिन कुछ बच्चों को पता भी होगा कि कम्यूटेटर हमारा हार्ड ब्राउन कॉपर सेगमेंट से बनाया जाता है, यानी इसमें हार्ड ब्राउन कॉपर सेगमेंट का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर बात करें कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर पर मटेरियल के बारे में बात करेंगे, कौन से मटेरियल से यूज करके बनाया जाता है। तो मटेरियल है इसका हार्ड ब्राउन कॉपर सेगमेंट। हार्ड ब्राउन कॉपर सेगमेंट से मतलब बच्चों कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है उसमें जो कॉपर की स्ट्रिप्स वगैरह होती है, कॉपर की पत्तियों के बीच में हम माइका का यूज़ करके इसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको थोड़ी इसकी अगर शेप के बारे में बताता हूँ कि शेप कैसी होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कम्यूटेटर से पूछे जाते हैं कि कम्यूटेटर होता क्या है। जैसे
इसमें कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, या कम्यूटेटर का मेन कार्य क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला अगर बात करें इसके मटेरियल की, तो मटेरियल इसका हार्ड राउंड कॉपर सेगमेंट से बनाया जाता है। दूसरी बात, अगर इसकी शेप के बारे में बात करें, शेप यानी इसकी किस प्रकार से शेप है, यानी किस प्रकार से ये बनाया जाता है। यानी अगर बात करें इसकी शेप की, तो इसकी अगर शेप के बारे में बात बताएं तो शेप इसकी वेज शेप होती है। वेज शेप यानी जो हमारे कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, जो कॉपर की पत्तियां होती है हमारी, उनके बीच बीच में माइका की सीड्स का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो हमारी कॉपर सेगमेंट या कॉपर की पत्तियां होती है स्टूडेंट, उनके बीच में हम माइका की सीड्स यूज करके कम्यूटेटर को बनाते हैं। अब बात करें कम्यूटेटर का मेन कार्य क्या होता है स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर का कार्य एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी डीसी मशीन के अंदर रेक्टिफायर का कार्य, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है ये एक तरह से मशीन का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। यानी ये मैकेनिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी ये एक तरह से मशीन का रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर मतलब आप सभी को पता होगा कि जो हमारी आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर सदैव एसी फ्लो होती है, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका कार्य अगर बात करें डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर के केस में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। या फिर अगर बात करें मोटर की, तो मोटर के केस में इस मैकेनिकल रेक्टिफायर यानी कम्यूटेटर का मेन कार्य, यानी इस केस में अगर बात करें डीसी जनरेटर के केस में, तो कम्यूटेटर का मेन कार्य एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। सभी को पता होगा कि जो हमारा आर्मेचर पे जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सदैव एसी होती है, लेकिन हम कम्यूटेटर की हेल्प से उसे डीसी में कन्वर्ट करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को पता होगा कि एक तरह से कम्यूटेटर हमारा मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने बताया कि कम्यूटेटर मटेरियल के बारे में कि ये हार्ड राउंड कॉपर सेगमेंट से बनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से कम्यूटेटर हो गया हमारा, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस कम्यूटेटर शेप की शेप कैसी होती है, वेज शेप होती है, या फिर इसे किस मटेरियल का यूज़ करके बनाया जाता है, कॉपर हार्ड राउंड कॉपर सेगमेंट का यूज़ करके बनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन के अंदर कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा मशीन का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो करते हैं ब्रश की। ब्रश, ये जो हमारे मशीन के अंदर ये दो ब्रश दिखाए गए हैं, एक ये और एक ये हमारे ब्रश होते हैं। ब्रश का मेन कार्य क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। जो मशीन के अंदर हमारे ब्रश होते हैं, इनके थ्रू हम मशीन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो कलेक्ट करते हैं या इनके थ्रू मशीन को देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें जैसे यहाँ से मैं 2 पॉइंट लेता हूँ या 2 वायर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें मोटर के केस में, तो मोटर के केस में इन ब्रश का मेन कार्य क्या होता है, जैसे मोटर को सप्लाई देंगे हम, सप्लाई डीसी। मोटर के केस में इन कार्बन ब्रश का कार्य डीसी को कलेक्ट करके कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर को प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें
जनरेटर के केस में, तो जनरेटर के केस में ये इस आर्मेचर से इलेक्ट्रिक सप्लाई कलेक्ट कर कर बाहरी सर्किट को भेजना या हमें आउटपुट प्रदान करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता चला होगा कि जो ब्रश होते हैं यानी कार्बन ब्रश होते हैं, इनका मेन कार्य इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करना होता है या आदान प्रदान करने का कार्य होता है। ब्रश के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ब्रश होते हैं इनका मेन कार्य इलेक्ट्रिकल करंट को कलेक्ट करना तथा वापस प्रदान करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें कार्बन ब्रश की, कार्बन ब्रश प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सभी को पता होगा कि कार्बन एक सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करें कार्बन ब्रश की, एक तरह से इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस घटेगा। यानी एक कार्बन ब्रश एक तरह से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। यानी कार्बन ब्रश हमारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं, यानी ताप बढ़ाने के साथ कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस घटता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा या नहीं भी पता होगा तो हम आपको बताते हैं कि हमने ब्रश को कार्बन का ही यूज़ करके क्यों बनाया गया है, या कार्बन ब्रश ही हमने इसमें यूज़ क्यों किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्बन ब्रश का मेन मकसद बस यही है कि कार्बन एक सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल है जिसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें हीट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है स्टूडेंट। तो इसीलिए हमने मशीन के अंदर ब्रश के रूप में कार्बन ब्रश का यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा कार्य कार्बन ब्रश एक तरह से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। अगर हम इनके स्थान पर कंडक्टिंग ब्रश का यूज़ कर ले तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिव होता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तथा ये इस कम्यूटेटर पार्ट को खराब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम जनरली कार्बन ब्रश का ही यूज़ करते हैं। यानी कार्बन ब्रश हमेशा अच्छी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल, दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तीसरा हीट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्बन ब्रश के बारे में भी आपको पता चला होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मशीन का, वो बात करते हैं आर्मेचर की। बाकी ये डायग्राम आप सभी ने देख लिया होगा स्टूडेंट, तो इसे मैं फिलहाल यहाँ से भी मिटा देता हूँ। बात करने स्टूडेंट हम मशीन की कंस्ट्रक्शन की, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा आर्मेचर का स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आर्मेचर हमारा मशीन का घूमने वाला भाग है, घूमने वाला भाग यानी ये। ठीक है स्टूडेंट, बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, और चैनल जैसे कि नया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।